Assalamualaikum students. So welcome to the second lecture of thermodynamics. The last lecture I have uploaded. I hope the last lecture is very helpful for you and you may understand the things very easily. And if you have any query, so you can comment in the comment section. I will reply. Okay, so let us start with our second lecture. जल्दी से मैं रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ अंडरस्टैंड करना इजीली हो जाए। सबसे पहले हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, इफ्तारी में आप ज़्यादा पकोड़े ना खा रहे हो तो याद होगा इंशाल्लाह आप लोगों के, हमने एक एप्लीकेशंस पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स की। फिर उसके बाद हमने बेसिक डेफिनेशंस की बात करी थी। बेसिक डेफिनेशंस की जो है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर करी थी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अब देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर सम ऐसा यूनिट जो है हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या है कि 1 पाउंड जो है वो हमें 0.539 kg के ऊपर गिवन है। ये जो है ना, ये यूनिट्स ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बहुत आ जाते हैं। चाहे तो आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। 1 फुट जो है हमारे पास 0.3048 मीटर होता है। अच्छा जी, ये ऐसा यूनिट के अंदर प्रीफिक्स भी कभी कभी यूज होते हैं। आपको जैसे पता है कि वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस का नाम है। और 1 जूल किसके बराबर होगा भाई? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। कैसे भाई? फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन हो गया और ये मीटर हो गया। तो अब 1 कैलोरी 4.1866 जूल, ये भी आप लोगों ने याद करी होगी। जो एफएससी के स्टूडेंट हैं उन्होंने याद करी होगी, आई होप। बाकी जो ओ लेवल के हैं वो उनके मुताबिक वो रट्टे नहीं मारते, तो बस अब ये देख लेंगे इधर, उनको पता चल जाएगा। तो ये 3 यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को होने चाहिए। उसके बाद देखें इन्होंने क्या बताया हुआ है भाई, फोर्स मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स मास इनटू डिस्प्लेस एक्सेलरेशन, सॉरी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए आ गया। और यहाँ पे जो है वो इन्होंने यूनिट दिखाया हुआ है, ये भी आप लोग इजिली देख लेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास ये मास इक्वल टू 1 kg। अब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब वो पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगी भाई? एफ इक्वल टू एम, सिंपल एज हेल, 1 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद मास इधर दिया हुआ है 32.174 पाउंड मीटर, और ये 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे यूनिट का फर्क है। किस तरह फर्क है भाई? ये पाउंड मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे पाउंड फुट दिया हुआ है। आप दोनों को जो है वो जब मर्ज करेंगे तो आपके पास वो, सॉरी, पाउंड मीटर दिया हुआ है और फुट पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों को मर्ज करेंगे तो पाउंड फिट आ जाएगा। ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स की भी है, यूनिट की भी है। तो आप लोगों को जो है वो आई होप के इसके अंदर इशू नहीं होगा। चलें अब जल्द तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जीरोथ लॉ बताया हुआ है। ठीक है, जीरोथ लॉ में क्या है? जीरोथ लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा जो है ना थर्मोडायनामिक्स के अंदर, अगर आप लोगों को अच्छी करनी है अपनी, तो इसको ज़रा अच्छा कर लेगा, ये बहुत अच्छे से समझेगा। इफ़ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम किस बला का नाम है सर? कोई बात नहीं, हम मैं बताता हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि थर्मल से आप लोगों को समझ क्या आ रहा है। थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, इसका मतलब होता है हीट। तो हीट से मुराद है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। दिस इज बैलेंस। तो बैलेंस और हीट यानी ऐसी स्टेट ऑफ बैलेंस जिसके अंदर टेम्परेचर इक्वल हो। ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर हमारे पास इक्वल हो तो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। विद अ थर्ड बॉडी, अब आगे पढ़ें। विद अ थर्ड बॉडी, विद अ थर्ड बॉडी मतलब दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, और तीसरी बॉडी के साथ दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो जो तीसरी बॉडी होगी ना, जो 1, 2 एंड 3, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो तीनों थर्मल में आ जाएंगी। क्या कहा मैंने? दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, लेट सपोज एक बॉडी 25 डिग्री पर खड़ी है, दूसरी बॉडी भी 25 डिग्री पर खड़ी है, विथ अ थर्ड बॉडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ अ थर्ड बॉडी मतलब कि जो बॉडी तीसरी बॉडी है उसका भी 25 डिग्री है, तो वो तीनों किस में आ जाएंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। दैट्स द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन यू।
उसके बाद देखें, बाय रिप्लेसिंग द थर्ड बॉडी विद द थर्मोमीटर द रोथ लॉ कैन बी रीस्टेटेड एज। अब हम तीसरी बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से क्यों कर रहे हैं अभी आपको आगे बताता हूँ। एज टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव द सेम टेम्परेचर। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगी? जब दोनों के पास क्या चीज सेम होगी? टेम्परेचर सेम होगा। रीडिंग इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, क्या है वो कांटेक्ट में हो या ना हो। यानी कांटेक्ट से मुराद है यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन में हो या ना हो, दोनों एक दूसरे के करीब हो या ना हो, डजेंट मैटर। अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनकी टेम्परेचर रीडिंग सेम आनी चाहिए, और अदरवाइज वी कांट से दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको आगे की कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी ये आयरन वाली एग्जाम्पल ली है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आयरन जो है वो 150 डिग्री पर खड़ा हुआ है, कॉपर 20 डिग्री पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये टू बॉडीज रीचिंग थर्मल इक्विलिब्रियम आफ्टर बीइंग ब्राउट इनटू कांटेक्ट इन एन आइसोलेटेड इनक्लोजर। अब ये आइसोलेटेड इनक्लोजर है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आयरन का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है कॉपर के पास और कॉपर का उसके पास हो रहा है, लेकिन दोनों किस में थे? थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, आइसोलेट के अंदर। यानी पहले 150 डिग्री था आयरन और कॉपर किस में था? 20 डिग्री में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोनों जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आए तो दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए था? ये वाली लाइन पढ़े, टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव द सेम टेम्परेचर रीडिंग। तो दोनों के पास क्या चीज सेम होनी चाहिए? टेम्परेचर सेम होना चाहिए। डेट्स वाई दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके बाद जो हम आगे की मूव करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर स्केल्स। अब यहाँ पे टेम्परेचर स्केल्स आपको दिए हैं। टेम्परेचर स्केल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द टेम्परेचर स्केल्स आर बेस्ड ऑन सम इजली रिप्रोड्यूसिबल स्टेट सच एज द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट। अब हमने जो है ना टेम्परेचर स्केल्स को डिफाइन करने के लिए कोई फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। किसके बॉइलिंग पॉइंट्स और फ्रीजिंग पॉइंट? वाटर के, ठीक है। द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट। अब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट किस वाला का नाम है? आपने ये एफएससी में फ्रीजिंग और बॉइलिंग तो सुना होगा, लेकिन आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट नहीं सुना होगा। तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। A mixture of ice and water that is in equilibrium with air saturated with vapor at 1 atm pressure 0 डिग्री और 32 फ़ारेनहाइट। आइस और वाटर का मिक्सचर किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। एयर के साथ, एयर के साथ वेपर, जो एयर और वेपर दोनों मिक्स हैं उसके साथ इक्विलिब्रियम में, यानी दोनों सेम स्टेट में हैं और 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर है। अच्छा, 1 एटीएम प्रेशर क्या है भाई? 1 एटीएम प्रेशर का मतलब है जिसमें हमारा जो नॉर्मल जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है ना, इसी तरह हमारा जो प्रेशर है ना वो 1 एटीएम होता है। यानी आप जो सरवाइव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में वो 1 एटीएम प्रेशर के साथ कर रहे हैं। वो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। आगे अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं उसमें भी आपको ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप ये इसको याद रखेंगे, 1 एटीएम प्रेशर 0 डिग्री और 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब स्टीम पॉइंट क्या है भाई? अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। पहले क्या था? आइस एंड वाटर, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? लिक्विड वाटर और वाटर वेपर, यानी पानी और भाप का मिक्सचर जो है, विद नो एयर इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटीएम प्रेशर। दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं कितने पर? 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर। और 1 एटीएम प्रेशर 100 डिग्री और 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है। तो ये भी आपने याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल्सियस स्केल डिग्री वाला होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट स्केल इंग्लिश यूनिट सिस्टम में ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। सेल्सियस और केल्विन भी यूज़ करते हैं। केल्विन भी आ गया आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है भाई? ये लाइनें तो आप देख तो रहे हैं, तीरों के निशान, कुछ समझ आ रहा है इससे? चले मैं बताता हूँ। पी वर्सेस टी प्लॉट दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूजिंग फोर डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट बट लो प्रेशर। चार अलग तरह की गैसें ली हैं। गैस ए हो गई, गैस बी हो गई, ठीक है, और गैस सी हो गई। यहाँ पर गैस डी हो गई। ये हमें चारों तरह की अलग अलग गैसेस ली हैं। और गैसेस के अंदर इन्होंने किया क्या है कि उनको प्रेशर और टाइम ग्राफ के ऊपर इन्होंने शो करवाया है।
तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर क्या है कि भाई लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर जो है वो -273 पर रीच कर रहा है, एक्स्ट्रा पुलेशन हो रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें गैस डी यहाँ पे पहुंच रही है, गैस सी यहाँ पहुंच रही है, गैस बी भी इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है। अगर हम इसकी लाइन को एक्सटेंड करें, यानी जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि लाइन एक्सटेंड कैसे करनी है, नहीं पढ़ा तो बस फिर टीचर ही कोई मसला था, जो थर्मो में भी अभी मसले कर रहे हैं, अभी नाम एक्सपोज नहीं करना चाह रहे। अच्छा चले, तो बस यही बात है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सारी लाइनें एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एब्सलूट जीरो। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एब्सलूट जीरो, एंड एब्सलूट जीरो इज इक्वल टू माइनस का 273.15 केल्विन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने रेज जब भी किया है कि आप जब भी जो है वो प्रेशर और टाइम ग्राफ के ऊपर, प्रेशर और टेम्परेचर जब ग्राफ के ऊपर आप प्लॉट करेंगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो आप थर्मोमीटर से जो है वो डिफरेंट गैसेस का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज फाइंड करने को मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इसका जो है ना वो बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको यही कॉन्सेप्ट से मुझे आगा करना था। अब आगे चलते हैं, आगे देखें इन्होंने क्या बताया हुआ है। अब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। अब भाई थर्मोडायनामिक का टेम्परेचर स्केल जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस से। भाई किस तरह होता है, केल्विन स्केल हो गया, रैंकाइन स्केल हो गया। ठीक है, a temperature scale nearly identical to the Kelvin scale is the ideal gas temperature scale। अच्छा जी, अब ये टेम्परेचर स्केल जो आइडेंटिकल हो किसके साथ, केल्विन स्केल के साथ। द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल आर मेजर्ड यूजिंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब एक थर्मोमीटर ऐसा यूज करेंगे हम इसको मेजर करने के लिए जिसके अंदर वॉल्यूम क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो वॉल्यूम। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और अभी आगे इसकी और चीजें देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। तो अब यहाँ पे देखें एब्सोलूट वैक्यूम के अंदर इन्होंने वी कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, और -273 वही जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा था, एब्सोलूट जीरो प्रेशर के ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि 273.15 करता है रीड। ठीक है ना, ये चार्ल्स लॉ भी था, अगर आपको थोड़ी सी पुराना माजी भयानक याद हो अपना, तो ये देखें चार्ल्स लॉ का एक ग्राफ होता था जिसके अंदर हम अप्रोच कर रहे होते थे एब्सोलूट जीरो के ऊपर। तो उसके अंदर -273 ये इसका एप्लीकेशन थी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें इन्होंने 0 डिग्री के ऊपर, जीरो एब्सोलूट वैक्यूम है, तो इन्होंने 0 डिग्री, 0 केल्विन और 0 किलो पास्कल के ऊपर देख रहे हैं, तो रेटिंग हमेशा क्या मिल रही है, माइनस का 273.15 डिग्री ही मिल रही है। सही। तो यही बताना था बस इसके अंदर, और कोई इसमें खास बात नहीं थी। लेट्स मूव फर्दर, हमारा जो है अगला टॉपिक ये देखें। अब ये तो भाई आप पी जाए, मैं बता रहा हूँ, कसम से ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ जैसे जो होता है ना, अब समझ जाए, मतलब पीजे, पीजे मतलब होता है पी जाओ। ठीक है, अब जिस चीज पे मैं पीजे लिखता रहूंगा ना, आपको आगे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड पीजे। अच्छा जी, अब जो है वो हम टेम्परेचर केल्विन को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, अगर हमें डिग्री के अंदर दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं भाई केल्विन के अंदर बताओ, तो हम उसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे। हमें रैंकाइन के अंदर दिया हुआ है, हमें बोल रहा है भाई, सॉरी हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, हमें बोल रहा है रैंकाइन में बताओ, तो रैंकाइन में किस तरह बताएंगे, उसके अंदर 459 ऐड कर देंगे। अब ये 1.8 टी के केल्विन है। ठीक है, और रैंकाइन, तो अगर केल्विन दिया हुआ होगा तो रैंकाइन को 1.8 से डिवाइड कर देना, और अगर रैंका वो, सॉरी रैंकाइन में आने के लिए 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना केल्विन को, तो आपके पास रैंकाइन में आ जाएगा। अच्छा जी, फ़ारेनहाइट को अब करना है तो 1.8 डिग्री, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है ना, ये मिलियंस का कॉन्सेप्ट है, ये वाला डेल्टा टी के इक्वल टू डेल्टा टी डिग्री, डेल्टा टी के इक्वल टू डेल्टा टी डिग्री, ये बहुत मिलियंस का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आपको लेट सपोज एक T1 दिया हुआ है। ठीक है, एक T2 दिया हुआ है। अब T1 जो है ना, आपको कोई नंबर है, लेट सपोज 25 है, ये 35 है। तो अब आपको बोल रहा है डेल्टा टी निकाल के दिखाओ, और ये दिए मैं डिग्री के अंदर, दोनों डिग्री में दिया है। ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है डेल्टा टी निकाल के देखो। आप डेल्टा टी के लिए क्या करते हैं, T2 - T1, 35 - 25 करेंगे, आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा। लेकिन
आपको बोल रहे केल्विन में निकालो। तो अब आप क्या करेंगे, 25 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 35 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक मजे की आज एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप 35 माइनस 25 करेंगे ना, तो आंसर आपके पास आएगा 10 डिग्री आएगा, आई गेस। ठीक है ना। और आपको वो बोल रहा है कि भाई तू केल्विन में बता मुझे, तो आपको जरूरत ही नहीं है 273 में 25 प्लस करने की, 35 में 273 प्लस करने की, क्योंकि दीज आर वेरी सिंपल के भाई। डिग्री के अंदर और केल्विन के अंदर जब भी आप डिफरेंस लोगे, ये बात मेरी नोट कर लें, मिलियंस का कॉन्सेप्ट है। जब आप टेम्परेचर केल्विन के अंदर या डिग्री के अंदर डिफरेंस लोगे तो दोनों इक्वल आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई वांट टू गिव यू। और इसी तरह रैंकाइन का जब टेम्परेचर डिफरेंस लोगे तो वो फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, आपको बोल रहा है कि डिग्री के अंदर है दोनों और मुझे टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो दोनों इक्वल ही आएगा। क्या है, आप केल्विन से निकालेंगे तो भी 10 आएगा, डिग्री से निकालेंगे तो भी 10 आएगा। तो आई होप कि आपको ये पेपर के अंदर हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, किस चीज़ के अंदर के भाई टाइम कम होता है तो आपको कन्वर्जन ना करनी पड़े, आप डायरेक्ट डिग्री में ही निकाल के और उसको डायरेक्ट 10 डिग्री को 10 केल्विन बोल सकते हैं। आई होप कि आप लोग क्लियर होगा। लेट्स मूव फर्दर, हमारी जो है वो, अब ये देखें, आपको ये कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड्स दिए में टेम्परेचर यूनिट्स के, आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये द रेफरेंस टेम्परेचर इन दी ओरिजिनल केल्विन वाज द आइस पॉइंट। अब ये जो ये वाले जो पॉइंट है ना, माइनस का 273, इसको इन्होंने आइस पॉइंट बोला हुआ, विच इज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस और आइस मेल्ट। इस पॉइंट के ऊपर वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है और आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो द रेफरेंस पॉइंट वाज चेंज टू अ मच मोर प्रिसाइजली रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, द स्टेट एट विच ऑल थ्री फेजेस ऑफ वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है भाई? ट्रिपल पॉइंट उसको बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चीजें को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम के अंदर। क्या मतलब है इसका? यानी तीनों को, तीनों उस पॉइंट पे आकर सेम हो जाए। और वो वैल्यू क्या है? माइनस का टू वो सॉरी, वैल्यू क्या है? 273.16 केल्विन। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू रेज, कि इस पॉइंट के ऊपर तीनों पी, वी और टी, तीनों क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अवर ट्रिपल पॉइंट। ये चीज बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट को। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी ट्रिपल पॉइंट को समझने में। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। अब देखें ये प्रॉब्लम आ गई है। अब ज़रा बिल्कुल जो लेट लेट के वीडियोस देख रहे हैं या बैठे हुए हैं ऐसी, तो वो ज़रा होशियार हो जाएं क्योंकि ये प्रॉब्लम आने वाली है। लेट फोकस। जल्दी से पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ड्रॉप बाय 45 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग अ कूलिंग प्रोसेस, एक्सप्रेस दिस ड्रॉप इन टेम्परेचर इन केल्विन, रैंकाइन एंड डिग्री। अब हमें इस टेम्परेचर ड्रॉप को केल्विन में बताना है, रैंकाइन में बताना है और डिग्री में बताना है। तो कैसे बताएंगे? अब ये देखें, वही वाली स्लाइड आ गई ना, मैंने बोला था कि उसको पी जाओ। पी जाओ क्यों बोला था, अब आपको समझ आएगा। देखें 45 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, कोई इतनी खास वो मुश्किल नहीं है। ये देखें हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना है that problem deal with temperature changes which are identical in Rankine and Fahrenheit scale. That is the point I want to explain you. क्या था भाई पॉइंट? कि रैंकाइन और फ़ारेनहाइट का जब भी आप टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। इसी तरह डिग्री और केल्विन का जब भी टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे क्या आएगा? सेम आएगा। अगर आपने वो वाली बात मेरी सही से नोट करी है या आपको समझ आई है तो ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए अ कप ऑफ टी है। अच्छा जी, अब ये 45 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, मैं आंखें बंद करके बोल देता हूँ भाई तुझे रैंकाइन में चाहिए ना, ये ले 45 रैंकाइन। वो भी हैरान हो जाएगा 1 सेकंड में कैसे बता दिया। फिर वो बोल रहा है कि केल्विन में बताओ, अब डिग्री में बताओ। अच्छा जी, अब देखें आपको ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। आपको फ़ारेनहाइट से या तो डिग्री में जाना पड़ेगा या केल्विन में जाना पड़ेगा, लेकिन जाने की जरूरत एक में ही है क्योंकि हमें डिग्री वाला पता चल गया। हमें ये पता है कि केल्विन और डिग्री सेम होते हैं, जो जो डिग्री वाला आ जाएगा वही केल्विन वाला भी हो जाएगा। तो 45 फ़ारेनहाइट से मुझे किस में जाना होगा? मुझे या तो मैं केल्विन में भी जा सकता हूँ या मैं डिग्री में भी जा सकता हूँ, जो आपको आसान लगे। जो आपको आसान लगे आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है ना बेटा? बेटा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब केल्विन, अब इन्होंने जो स्लाइड के अंदर दिखाया है वो इन्होंने केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया है। केल्विन के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया है? आपको मैंने बताया था कि रैंकाइन इक्वल टू 1.8
TK था, यानी 1.8 को केल्विन से मल्टीप्लाई करके, 1.8 को केल्विन से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आर आ रहा था। तो अब आपको आर जो है वो गिवन है, आर गिवन तो नहीं था वैसे, आर गिवन नहीं था लेकिन फ़ारेनहाइट गिवन था। आपको पता था कि भाई आर और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, तो जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होगा वही रैंकाइन का टेम्परेचर होगा। तो रैंकाइन के टेम्परेचर को आपने 1.8, अब यहाँ पे केल्विन चाहिए तो आप 1.8 को रैंकाइन के नीचे फेंक देंगे, तो यहाँ से आपको केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो यहाँ से हमने केल्विन की वैल्यू निकाल दी 25 के। अब आपको पता है कि 25 केल्विन आ गई है। अब उसने पूछा है दूसरा, भाई डिग्री में भी बताओ, तो आपको पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और डिग्री हमारे सर ने बताया भाई इक्वल होता है, तो आंखें बंद करके 25 केल्विन को मैं 25 डिग्री भी कर दूंगा। सो अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो देखें कितना इजी सवाल था ये, कोई इसमें मसला नहीं था। लेकिन जो इस सवाल का, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिसको ने वो पहले पीजे नहीं किया यानी पीजा वाला काम नहीं किया, और वो डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल को देखेगा, तो वो जरूर डिप्रेशन में आएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। लेट्स मूव फर्दर। अभी आगे और मजे मजे के न्यूमेरिकल्स आने वाले भाई। अच्छा जी, अब ये वाला देखें। प्रेशर नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। अब एक 1 पास्कल जो है हमारे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैं लिख रहा हूँ जरा। अ, अच्छा, एटलीस्ट जो दो ऊपर वाली है ना, इनको पी जा, ठीक है। पीजे, पी, राइटिंग थोड़ी सी खराब है उसके लिए माजरत। पीजे, ठीक है ना। अब पीजे यानी 1 बार एक्सपोनेंट 5 पास्कल के बराबर है, और इसी पास्कल को अगर आप मेगा में कन्वर्ट करेंगे, मेगा एक्सपोनेंट 6 होता है, ठीक है। तो 10 5 से कितना हो जाएगा, ये 0.1 मेगा पास्कल हो जाएगा, ठीक है। और अगर किलो में जाना है तो एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 6 से एक्सपोनेंट 3 में जाना है, यानी बड़े से छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1000 से, क्योंकि एक्सपोनेंट 3 बचा है। तो 100 किलो पास्कल आ गया। अच्छा जी, 1 ATM। उस प्रेशर पे जिस वक्त मैं अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, जिस वक्त आप बैठ के ये वीडियो सुन रहे हैं, 1 ATM प्रेशर है वो मेरे भाई। अच्छा, तो वो किसके बराबर है, 101,325 पास्कल के। और अगर मैं पॉइंट यहाँ ले आऊँ, 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। और अगर मैं और पीछे ले आऊँ, यानी 5 प्लेसेस ले आऊँ, तो आपको पता है कि 1 बार किसके बराबर है, एक्सपोनेंट 5 के बराबर है, तो 1.01325 बार्स भी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूमेरिकल आएंगे, आप लोगों को इसकी जो है ना अहमियत का अंदाजा तब होगा, अभी मैं जितना भी बोल लूँ आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा जी, अब ये वाला न्यूमेरिकल देखें भाई। एक पतला सा इंसान है, ठीक है, मेरी तरह पतला सा इंसान है। 68 किलो केजी इसका वेट है, एरिया इसका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। प्रेशर जो है ना वो मैंने किस तरह निकाला, पहले मैं जो है वो इसकी वेट निकाल लूंगा, वेट को 300 से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, वेट क्यों निकालूंगा, वेट यहाँ पे फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि जितनी ये अपना वेट एक्सर्ट करेगा वो फोर्स ये सरफेस के ऊपर लगा रहा है। तो इसका प्रेशर जो है वो आ गया 0.23 kg/फुट/सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी जो है ना इसका यूनिट ही है। अच्छा जी, अब ये मोटा सा आदमी है भाई, इसने अफ्तारी में क्या हुआ, पकोड़े ज्यादा खा लिए थे, जैसा कि हमारी और लोगों में मौजूद भी हैं, और बड़े काम के बच्चे हैं वो। अच्छा जी, अब 136 केजी है, ठीक है ना। अब 136 केजी को मैं वेट में कन्वर्ट करूंगा, और वेट को किससे डिवाइड कर दूंगा, 300 से। तो ये देखें मेरे पास आ गया 0.46। अब इससे पता क्या चला, अब जो इंजीनियरिंग माइंड है जिसका, उसको फौरन पता चल गया होगा। इससे पता क्या चला कि जो ज्यादा वेट वाला आदमी है, यानी चबी पर्सन जो है वो ज्यादा स्ट्रेस अपना एक्सर्ट करेगा फीट फीट के ऊपर, किसके मुकाबले में, स्लिम पर्सन के मुकाबले में। क्यों होगा ऐसा, देखें प्रेशर से आपको पता चल गया, इसका प्रेशर ज्यादा आया है और इसका प्रेशर कम आया है। तो अभी जब भी नॉर्मल स्ट्रेस की बात होगी, स्ट्रेस तो वैसे हम पे हमारे ऊपर भी बहुत है, बस यूनिवर्सिटी में जब से स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो उसकी फिक्र नहीं करनी है आपने। लेकिन जो मोटा आदमी है ना, उसके ऊपर एक अलग से स्ट्रेस है। अल्लाह अकबर, बेचारा किस तरह सरवाइव कर रहा होगा, दुआएं किया करें भाई। अच्छा जी, तो स्ट्रेस वो ज्यादा अपने फीट के ऊपर लगाएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो बस इसके अंदर यही चीजें थी समझाने वाली। तो लेट्स मूव फर्दर, हम अपने जो है वो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जल्दी से न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। अब देखें ये चीजें आ गई हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी वो भी बनाई है, वो मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ अभी इसी वीडियो में। एब्सोलूट प्रेशर क्या होता है भाई, द एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पोजिशन, इट इज मेजर्ड रिलेटिव टू एब्सोलूट वैक्यूम
इट इज मेजर्ड रिलेटिव टू एब्सोलूट वैक्यूम। यानी एब्सोलूट वैक्यूम क्या होगा भाई, ये एब्सोलूट वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब होता है सरफेस। सरफेस ये वाली सरफेस नहीं जहाँ पे हम है, ये एटमॉस्फेरिक सरफेस है। ये बात याद रखेंगे जब भी मैं बार बार बोल रहा था कि 180 वो वाली जगह है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और जहाँ बैठ के आप वीडियो सुन रहे हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक। लेकिन एब्सोलूट वैक्यूम क्या है? एब्सोलूट वैक्यूम है एटीएम से बिलो वाली सरफेस। ठीक है। तो एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पोजीशन, किसी भी पोजीशन के अंदर जो हमें प्रेशर दिया हुआ होता है उसको हम एब्सोलूट प्रेशर बोलते हैं। और अगर ये एब्सोलूट वैक्यूम पे होता है तो एब्सोलूट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखें बिल्कुल बॉटम के ऊपर पी एब्सोलूट, ये देखें यहाँ जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं गेज प्रेशर को। गेज प्रेशर क्या होता है? ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको देखें अच्छे से, आप समझेंगे। अभी अगला न्यूमेरिकल इन्हीं का आ रहा है, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा फिर। अच्छा, गेज प्रेशर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोलूट प्रेशर एंड द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके दरमियान का डिफरेंस है? एब्सोलूट प्रेशर और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है। मोस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस आर कैलिब्रेटेड टू रीड जीरो इन द एटमॉस्फेयर एंड सो दे इंडिकेट गेज प्रेशर। जो ज्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो रीड जीरो करती हैं किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो इंडिकेट कर रही होती हैं गेज प्रेशर को। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो बचेगा जो गेज प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये गेज प्रेशर था किसके दरमियान? देखिए हमारे पास एटीएम जहां हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक एक और जो है ना वो बंदा है, वो आसमानों पर कहीं है, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया एब्सोलूट प्रेशर। ठीक है। एब्सोलूट प्रेशर कहाँ से है? एक तो हम हैं, ठीक है, एक तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, और एक नीचे सरफेस है वैक्यूम वाली जहां से हर चीज हम मेजर कर रहे हैं। तो एब्सोलूट, ये वाला एटीएम हो गया, ठीक है, ये वाला एटीएम हो गया, एटीएम प्रेशर पर है हम। ऊपर वाला यहां से एटीएम से लेके यहाँ तक का फासला, जो बंदा जो आसमान पर है, ये हो गया गेज प्रेशर। और एब्सोलूट क्या हुआ? जो नीचे से बॉटम से उठकर वहां उस बंदे तक जा रहा है, उस तक का प्रेशर होता है एब्सोलूट प्रेशर। एब्सोलूट प्रेशर क्या कहा मैंने? वो होता है पी एब्सोलूट। पी एब्सोलूट होता है वो मेरे भाई। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है इस डायग्राम के अंदर, देखें ये हमारे पास पी एटीएम था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पी एब्सोलूट देखें कहाँ से? एब्सोलूट वैक्यूम से पूरा ऊपर तक गया हुआ है। ये देखें, ये मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ ये वाली लाइन देखें। तो एब्सोलूट से लेके पूरा ऊपर तक गया हुआ है ये। तो ये वो सॉरी, वैक्यूम से लेके पूरा ऊपर तक गया हुआ है। तो ये हमारे पास एब्सोलूट प्रेशर है, ठीक है। ये हमारे पास एटीएम प्रेशर है, और जहां वो बंदा बैठा हुआ है एटीएम से लेके उस बंदे तक का फासला गेज प्रेशर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अब देखें बड़ा इंटरेस्ट की बात है, ये समझने वाली बात है। क्या? कि जब मुझे गेज प्रेशर निकालना होगा तो देखे ना, नीचे से ऊपर तक एटीएम, यहाँ तक एटीएम, जो नीचे वैक्यूम से ऊपर तक एटीएम, और नीचे से उस बंदे तक जहां तक हम मेजर कर रहे हैं वो एब्सोलूट, ठीक है। और एटीएम वाली सरफेस से ये वाला गेज प्रेशर। तो भाई मुझे जब गेज प्रेशर निकालना होगा, गेज प्रेशर मुझे निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा? मतलब अगर मुझे एब्सोलूट प्रेशर गिवन है, मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, और मुझे गेज प्रेशर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ये देखे ना, बड़ा यहाँ तक का डिस्टेंस पता है जैसे फिजिक्स में करते थे, ये भी पता है। चाहिए कौन सा? बस ये वाला चाहिए। तो ये वाले में से ये वाला निकाल देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, यानी गेज प्रेशर इक्वल टू पी एब्सोलूट माइनस पी एटीएम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। क्या कहा मैंने? मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर समझ नहीं आया। देखें ये एब्सोलूट प्रेशर हमारे पास वैक्यूम से ऊपर तक जा रहा है, और गेज प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक सरफेस से वहां तक जा रहे हैं जहां पे हमें मेजर करना है, जो हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, ठीक है। और एटीएम प्रेशर जो है वो वैक्यूम से लेके वहां तक जगह जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो वो एटीएम है, ठीक है। नीचे से ऊपर तक जहां पे हमने थ्रेशोल्ड सेट किया वो एब्सोलूट है। मुझे चाहिए गेज प्रेशर, और मुझे डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि गेज प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक से थ्रेशोल्ड जहां तक सेट किया वो वाला हाइट जो होती है, वो वाला प्रेशर जो होता है गेज प्रेशर होता है। तो मुझे एब्सोलूट पता है बड़ा वाला, मुझे ये यहाँ तक का पता है। तो मैं बड़े में से ये वाला जब निकाल दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? गेज प्रेशर बचेगा। डेट्स वाई ये बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोलूट प्रेशर एंड द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेशन को सिर्फ रट्टे नहीं मारने होते। ये देखें, अब ये वाली जो टर्म अब आप पढ़े ना, ये डेफिनेशन अब आपको कसम से ऐसी याद होगी ना, ये मक्खन मक्खन मलाई की तरह याद होगी।
द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द लोकल प्रेशर, यानी दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा, डेट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ये देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है, पी गेज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी ए टी एम। और वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम देखे ना, ये बॉटम पे ऊपर होता है, तो पी एटीएम में से अगर आप पी एब्सोल्यूट को निकाल देंगे, यानी ये बड़ा वाला इसमें से एटीएम से निकाल देंगे, तो आपके पास ये जो एटीएम से नीचे वाला प्रेशर होगा, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। यानी ऊपर वाले के लिए क्या किया था, ऊपर वाला गेज है, नीचे वाला वैक्यूम है। तो ऊपर वाले के लिए हमने बड़े में से छोटा यानी एब्सोल्यूट में से एटीएम निकाला था। अब ये जो नीचे वाला है, इसके लिए क्या करेंगे हम, एटीएम में से यानी ये वाली जगह में से ये वाला निकाल देंगे। यानी यहाँ पे अब एटीएम बड़ा है ना, एटीएम में से एब्सोल्यूट निकाल देंगे तो हमारे पास वैक्यूम प्रेशर आ जाएगा। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो लेट्स मूव फर्दर। अभी जो है वो मैं बस यही आपको कॉन्सेप्ट मुझे देना था। और अभी एक न्यूमेरिकल आ रहा है, आप जल्दी से अपनी कमर बांध लें। तो बड़ी अच्छी जो है वो हमारे पास चीजें आने वाली। अच्छा जी, अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ ये भी देख लें। डेल्टा पी किस तरह निकलता है, पी टू माइनस पी वन से निकलता है। और जी जो पी टू होता है वो रॉ इंटू जी, और डेल जी का मतलब इन्होंने एच, जो रॉ जी एच होता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रॉ जी एच। रॉ रिप्रेजेंट डेंसिटी, ग्रेविटी, जी रिप्रेजेंट ग्रेविटी, एंड एच रिप्रेजेंट हाइट। ठीक है, तो इन्होंने डेल जी का मतलब यहाँ पे हाइट ही है। अब हमें क्या बताया हुआ है इन्होंने, चीजें जो बताई हुई है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो समझने वाली है। यहाँ पे इन्होंने बोला है पी किसके बराबर है, पी एटीएम प्लस रॉ जी एच के बराबर है। ठीक है, और पी गेज किसके बराबर है, सिर्फ और सिर्फ रॉ जी एच के बराबर है। तो अब आप देखें किस तरह यहाँ पे बता सकते हैं। ये देखें, ये पी गेज, पी गेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एब्सोल्यूट माइनस पी वैक्यूम। ठीक है, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला था। तो पी गेज आप निकाल लेंगे रॉ जी एच से। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट इंक्रीज विद डेप्थ एज अ रिजल्ट ऑफ एडेड वेट। अब हमेशा ये चीज याद रखनी है आपने, जब भी आप नीचे जाएंगे ना, डेप्थ में जाएंगे, सरफेस की डेप्थ में जाएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। और जब भी आप हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, अभी आगे न्यूमेरिकल में ये इतनी काम आने वाली है ना। तो इसका सॉलिड कॉन्सेप्ट बना लें, जब भी आप डाउन जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, ये लिख भी लें। जब भी आप अपवर्ड जाएंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है, तो इसके अंदर ये देखें फ्री बॉडी डायग्राम जो आप स्टैटिक्स में बड़े अच्छे से बनाते रहे हैं। अगर आपने मेरे स्टैटिक्स वाले लेक्चर नहीं देखे अभी तक, तो गाइस फौरन जाके स्टैटिक्स वाले लेक्चर भी देख लो, उसमें भी बड़े अच्छे मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं। और आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा होगा जरूर उससे। उसके बाद देखें यहाँ पे इन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम, वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सही है, डेल्टा एक्स डेल्टा जी, पी वन पी टू। अच्छा जी, अब ऊपर से भी प्रेशर, नीचे से भी प्रेशर। ये प्रेशर एक्सर्ट कौन कर रहा है, देखें नीचे जो है वो जमीन एक्सर्ट कर रही है, और ऊपर से एयर एक्सर्ट कर रही है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम दिखाई हुई है इक्विलिब्रियम के अंदर, जो नीचे वाला प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, जब भी बॉडी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। आई होप कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, जल्दी से आ जा न्यूमेरिकल। अच्छा, एक और चीज देख लेना, रूम फिल्ड विद गैस द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट इज नेग्लिजिबल। रूम जो है ना वो गैस के साथ फिल्ड है, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट इज नेग्लिजिबल, यानी हाइट के साथ जो प्रेशर होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अब ये वाली चीज आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरफेस होगी ना, सरफेस मैंने क्या बताया था, सरफेस आप में बस वो वाला पॉइंट याद रखना, जहां मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और जहां आप बैठ के वीडियो सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस। तो जो सरफेस होगी वो कौन सा प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बहुत पहले बता चुका हूँ, तो देखें स्लाइड के आखिर में आया, तो मानते हो ना, फिर शुरू में ही बता दिया था, वो चीजें बाद में पता चल रही होती। और मैंने एक और चीज आपको क्या बताई थी, कि जब भी आप डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेट्स वाई इट इज प्लस रॉ जी एच। क्यों रॉ जी एच हुआ है, क्योंकि आप नीचे गए इस हाइट तक, ये जो एच की विन है ना, इस हाइट तक नीचे गए। पहला पॉइंट वन था, वन के ऊपर आपका जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था। आपको जो है ना थोड़ा सा एडवेंचर करने का दिल चाहा, आपने कहा मैं जमीन खोद के नीचे जा रहा हूँ, और आप जमीन खोद के नीचे गए, कुछ हाइट कवर करी आपने, जाहिर सी बात है जमीन खोद के नीचे जाएंगे तो कोई ना कोई हाइट कवर करेंगे। तो उस पॉइंट के ऊपर जब आपका प्रेशर होगा ना, वो एटीएम और प्लस होके रॉ जी एच भी होगा। रॉ जी एच क्यों होगा, क्योंकि एच एच भी है यहाँ पर, और रॉ इंटू जी जो है वो प्रेशर है।
तो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया आपके ऊपर। डेट्स वाई मैंने बोला था कि प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है डेप्थ में जाते हुए। अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर होगी कि भाई डेप्थ में ज्यादा क्यों होता है और हाइट पर कम क्यों होता है। अच्छा, हाइट पर कम क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो डेप्थ में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जब आप नीचे जाओगे कोई ना कोई हाइट कवर करोगे, और हाइट कवर करोगे तो प्रेशर जो है ना वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रॉ जी एच एक्सर्ट होगा, और वो पॉजिटिव के साथ एक्सर्ट होगा। क्यों एक्सर्ट होगा, क्योंकि एक तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी था आपके ऊपर, और आप नीचे गए तो एक और प्रेशर भी आ गया। द प्रेशर इन अ लिक्विड एट रेस्ट इंक्रीजेस लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेसेस। डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेसेस के साथ क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ गिवन फ्लूइड रिगार्डलेस ऑफ ज्योमेट्री। तो जो प्रेशर होगा वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होगा रिगार्डलेस ऑफ ज्योमेट्री के अलावा, प्रोवाइडेड दैट द पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द सेम फ्लूइड। लेकिन एक शर्त क्या होनी चाहिए कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम फ्लूइड में होने चाहिए। फ्लूइड क्या होता है भाई, गैसेस और लिक्विड्स होते हैं। फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड्स नहीं होता, ये बात जो है ना ये बहुत बच्चों के अंदर वो मिसकंफ्यूजन होती है। फ्लूइड डज नॉट मीन ओनली लिक्विड, फ्लूइड इज कॉल्ड, फ्लूइड इंक्लूड्स गैसेस एंड लिक्विड बोथ। ठीक है ना, तो फ्लूइड सेम होगा जब भी प्रेशर भी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा भाई यहाँ पे ऑयल था और यहाँ पे वाटर था, आप बोले सर ने तो कहा था भाई ऑल कॉर्नर ऑल पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो मैं वाटर का भी प्रेशर 1000 ले रहा हूँ और ऑयल का भी। तो बेटा फिर अपने आप को वहीं रख के ना चमाट मार लेना, क्योंकि प्रैंक हो जाएगा तुम्हारे साथ अगर तुमने ऐसा किया तो। ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्लियर होगा। फाइनली न्यूमेरिकल आ ही जाए तो अच्छी बात है। इतने कॉन्सेप्ट आप लोग ने सीख लिए हैं, चलो भैया आ गया न्यूमेरिकल। अच्छा जी, अब देखें न्यूमेरिकल क्या क्या रहा है। पहले द वाटर इन अ टैंक इज प्रेशराइज्ड बाय एयर एंड द प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर। मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर का मतलब है जैसे मल्टीमीटर होता था ना, जिससे आप रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट तीनों चीजें निकाल सकते थे, और जो है वो और भी बाकी चीजें होती थी एसी डीसी के अंदर। तो मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर भी यही चीज है कि प्रेशर वॉल्यूम और भी चीजें आप इससे निकाल सकते हो। अब बोल क्या रहा है, डिटरमाइन द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर ऑफ एयर, जब भी मैंने कहा था गेज प्रेशर को अच्छे से समझेगा, अभी मैं एक और ओवरव्यू दे देता हूँ गेज प्रेशर का। ये कमजोर बच्चे हैं तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं अभी। इन दी टैंक इफ एच वन इक्वल टू एच वन दे दिया, एच टू दे दिया, एच थ्री दे दिया, टेक द डेंसिटीज ऑफ वाटर ऑयल एंड मरकरी। अच्छा, डेंसिटीज भी दे दी, वाटर की भी दे दी, ऑयल की भी दे दी, मरकरी की भी दे दी। क्या है, 1000, 850, 13,600 रिस्पेक्टिवली। अब मैंने आप लोगों के लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, पहले जल्दी से मैं आपको वो विजिट करवा देता हूँ, ताकि आप लोग की क्वेरीज जो है ना वो दूर हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो रॉ जी एच वाला प्रेशर है ना, आई होप के विजिबल होगा वर्ड डॉक्यूमेंट। विजिबल है? ओके। ओके ब्रो, थैंक यू। अच्छा जी, प्रेशर रॉ जी एच रेफर्स टू द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेयर पी रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। जब भी आप किसी भी फ्लूइड के अंदर जाते हैं ना, तो जो आपका प्रेशर होता है, जो आपका प्रेशर होता है वो रॉ जी एच के बराबर हो जाता है। ये बात याद रखेंगे। सरफेस के ऊपर आपका प्रेशर कभी भी रॉ जीएच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप सरफेस के ऊपर किसी भी फ्लूइड के ऊपर नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं पानी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आप पानी के ऊपर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए हमारा प्रेशर कभी भी रॉ जीएच नहीं होगा। रॉ जीएच कब होगा, जब आप या किसी फ्लूइड में जा रहे होंगे, किसी कोई हाइट कवर करेंगे या कोई ग्रेविटी कवर करेंगे। दैट इज कॉल्ड द रॉ जीएच। तो अब आप समझ गए होंगे रॉ जीएच किस वजह से आ रहा है। बस मैं दूसरा कॉन्सेप्ट जल्दी से आपको दूंगा यहाँ पर। ये देखें, व्हाट इज प्रेशर गेज। अब मैंने ये डेफिनेशन निकाली है। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर गेजेस। प्रेशर को मेजर करने के लिए जो भी डिवाइस यूज होती है उसको प्रेशर गेज कहते हैं। अब गेज प्रेशर इज द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही मेजर होता है। फॉर द प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर इज पॉजिटिव। जब भी अबव होगा एटीएम से, यानी हम जहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं, वो एटीएम प्रेशर है। एटीएम प्रेशर से ऊपर होगा तो गेज प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन उसी चीज से अगर नीचे होगा, यानी हमारे वीडियो बनाने की जगह से नीचे होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस यही चीज याद रखनी है। और बस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, मैं बता रहा हूँ, इट्स अ कप ऑफ टी फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाली डायग्राम भी मैंने निकाली थी, उसको भी जल्दी से मैं बता देता हूँ बस। ये देखें, यहाँ पे जो प्रेशर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से आप गए नीचे, एटमॉस्फेयर से आप गए नीचे, तो क्या होगा, नीचे जाने से प्रेशर क्या होता है,
इंक्रीज होता है, अभी बताया है। तो पॉजिटिव रॉ जी एच होगा। अच्छा, रॉ जी एच क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर, रॉ जी एच क्या होता है, जब भी दोनों डेफिनेशन अभी दोबारा बताई हैं, किस वजह से, इसी वजह से। रॉ जी एच क्या होता है, जब भी आप किसी फ्लूइड में ट्रैवल करते हैं, कोई ग्रेविटी कवर करते हैं, कोई हाइट कवर करते हैं, या तो वो हमारे पास रॉ जी एच होता है। फिर आप और नीचे गए, दिस वन, और नीचे गए। अब और क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है। अब ये वाली जो हाइट है यहाँ तक, दिस इज माई प्रेशर। ठीक है। तो अब आप यहाँ से जब ऊपर जाएंगे ना, देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये थ्रेश होल्ड बना है। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर सेम होगा। किस तरह सेम होगा अभी बताता हूँ। यहाँ से आप नीचे गए, पॉजिटिव का 5, समझ ले, पॉजिटिव का 5 हो गया, +5 हो गया। फिर नीचे से ऊपर गए, अब मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाने में प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नीचे से ऊपर जाने में, और हाइट सेम थी, ये वाली हाइट भी 5 है, तो जाहिर सी बात है सिमेट्री की वजह से ये वाली हाइट भी 5 होगी। तो +5 और -5, आंसर क्या आ गया, 0। यानी यहाँ पर कोई भी प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट इस पॉइंट से यहाँ जा सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई अंडरस्टैंडिंग माई आइडिया दैट आई वॉन्ट टू गिव यू। तो यही चीज है कि भाई यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं, बगैर किसी टाइम जाया किए। वो मैंने आपको बता दिया क्यों जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये वाली हाइट भी सेम है, ये वाली हाइट भी सेम है। और ये नीचे से ऊपर से नीचे आने तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाने तो नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज होगा हाइट पे जाके प्रेशर। तो डेट्स वाई द प्रेशर इज सेम। तो हम यहाँ इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पे जा सकते हैं, और फिर हम इधर से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास और प्रेशर नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और जो भी ओपन होता है, सरफेस ओपन होती है, उसको हम एटीएम बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक। क्योंकि हम देखें ओपन एटमॉस्फेयर में ये जो है वो क्लोज्ड है, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते दिस इज एटीएम। नो, नॉट एट ऑल। तो आई होप कि ये डायग्राम भी आपको समझ आ गई होगी। अब जल्दी से सवाल के ऊपर देखते हैं, हमें सवाल में बोला हुआ क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन किस तरह करना है। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, वाटर, एयर, ये H1 है। ठीक है, यहाँ आप समझना जल्दी जल्दी। दिस इज माय वाटर, ये H1 दिया हुआ है। ठीक है, ये H2 दिया हुआ है। ऑयल है, ये वाटर है, और ये मरकरी है। तीनों के तीनों फ्लूइड सब्सटेंस दिए हुए हैं, और हमें बोला प्रेशर, गॉज प्रेशर निकालो, गेज प्रेशर, सॉरी। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। डिफरेंस होता है किसके दरमियान का, एब्सोलूट प्रेशर और किसके दरमियान डिफरेंस होता है, एब्सोलूट प्रेशर और, देखो मैं खुद, हाँ, एब्सोलूट प्रेशर और हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये वाली डायग्राम समझे जरा, इसको गौर से देखें। ये हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर है, वाटर इज पॉइंट 1, दिस इज माई वाटर, एंड पॉइंट 2, यहाँ से देखें ओपन टू एटमोसफेयर है। ओपन टू एटमोसफेयर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, PATM होगा। PATM कहलाएगा ये वाला, इस पॉइंट पे प्रेशर। अच्छा, 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रेशर होगा। ठीक है ना, सिंगल प्रेशर होगा। और P1, ठीक है, P1 हो जाएगा। इसकी नीचे वाली स्लाइड पे देखें, ये मैंने बनाई भी है इक्वेशन ना, इसको मैं जरा रिमूव करूं। हाँ, अब आएगा समझ। ये देखें, अब यहाँ पे हम जो है वो ये मैंने बनाया है, P1 होगा कौन से 1 पॉइंट के ऊपर। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे, इस पॉइंट पे आना है ना आपको, जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, मैं वाटर के अंदर जाएंगे, तो मैंने क्या बताया था, हमारा प्रेशर अब सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि अब फ्लूइड शामिल हो गया, फ्लूइड, वाटर फ्लूइड है। तो अब हमारा प्रेशर हो जाएगा ρ g h। ठीक है ना। तो इसलिए ऊपर से नीचे आना है, और देखें ऊपर से नीचे जाने में प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस का ρ g h1। अच्छा, H1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, H1 है। और रॉ किसका है ये, यानी डेंसिटी किसकी है, वाटर की है, तो ρ H2O लगा लें ताकि आपको समझने में इजी हो। और ग्रेविटी भी आ गई, तो ρ g h1 प्लस का। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आते हैं, ये क्या है मेरे बच्चों, ऑयल। ऑयल है, ठीक है। ऑयल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था, यहाँ से नीचे जाएंगे +5, ऊपर आएंगे तो -5। तो ये वाला जो प्रेशर होगा, दिस दिस वन, ये क्या हो जाएगा, सेम रहेगा ये। मतलब यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब देखें, इधर भी क्या हो रहा है, +5, और फिर ये दोबारा डाउनवर्ड इसी जगह पे आ रहा है।
तो दोनों ये भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस पॉइंट पर मूव कर सकते हैं। तो देखो कितनी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ कि पहले आप यहाँ से यहाँ गए और अब ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल होके और हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। अब ये देखें, ये चीज है H2, दिस इज माई H2। अब H2 क्या है, ऑयल, ऑयल है, ठीक है ना। तो रॉ जी H2 हो जाएगा, और रॉ किसका आएगा, ऑयल का आएगा। अच्छा अब आप मुझे बताएं पॉजिटिव साइन आएगी या नेगेटिव साइन आएगी, जल्दी से बताएंगे फटाफट। अब देखिए मेरा रेफरेंस पॉइंट ये वाला है, जहाँ पे मैंने ये देखें मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, इसको जरा मैं क्लियर करूँ थोड़ा सा। तो ये देखें ये मेरा ये वाला पॉइंट है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगी बेटा, पॉजिटिव साइन आएगी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा पॉजिटिव साइन क्यों आएगी। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो दैट्स वाई द पॉजिटिव साइन कम्स। अच्छा जी, उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, रॉ मरकरी GH3। अब देखें ना, यहाँ से आप नीचे तो चले गए, ठीक है। अब ये H3, अब यहाँ से ये मरकरी का भी तो करना है। अब देखो ऑयल का तो आपने प्रेशर निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक ऑयल था, अब हमें मरकरी की बात करनी है। तो मरकरी की जो हाइट है वो है H3। इसको मैं फिर से रिमूव करूँ जरा। तो दो जो हाइट है वो है H3, ठीक है। और अब आप देखें इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हमारा प्रेशर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया प्रेशर डिक्रीज होता है। जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों होता है, ये बायो वाले जैसे बोलते हैं ना, भाई हमें क्यों पढ़ा रहे हो फिजिक्स, हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो उनका मकसद यही होता है कि भाई जिसको हार्ट अटैक आया या जिसका ब्लड प्रेशर लो है उसका, अगर तुम छठी मंजिल पे ले जाके ऑपरेशन करोगे तो वो वैसे ही मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, वहां पे प्रेशर इतना कम है, उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही लो हो जाएगा। तो ये भी जो है ना बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है कि भाई प्रेशर ऊपर जाते हुए डिक्रीज होता है, तो इस पॉइंट से ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगा। तो अब आएगा नेगेटिव का रॉ, रॉ Hg, रॉ मरकरी की डेंसिटी, और H3 यानी मरकरी की, और वो किसके बराबर होगा, एटीएम। एटीएम के बराबर क्यों होगा, क्योंकि दिस इज ओपन टू एटमोसफेयर, जो 2 पॉइंट है मेरा, दिस इज ओपन टू एटमोसफेयर, ओपन टू एटमोसफेयर है, तो इसलिए PATM के बराबर होगा। तो जिस जिस जगह पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, समझ लें वही पॉइंट है ये, ठीक है ना। हमें बेसिकली मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमें फाइंड क्या करना था, गेज प्रेशर फाइंड करना था। गेज प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस होता है एब्सोलूट प्रेशर का ATM प्रेशर के साथ। मेरा ATM प्रेशर ये वाली जगह थी, मेरा एब्सोलूट प्रेशर ये पूरा था, ठीक है। तो यानी मुझे वन वन से टू तक का जो डिफरेंस था वो निकालना था। 1 से 2 तक का डिफरेंस के लिए हमें जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा। किस तरह, पहले हम वाटर से ट्रैवल करके ऑयल पे जाएंगे, ऑयल से ट्रैवल करके मरकरी पे जाएंगे, फिर हम एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ से गेज प्रेशर आराम से निकल सकता है। किस तरह निकल सकता है, PATM जो है वो उधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी P1 माइनस PATM। अब आपको प्रेशर गेज की गेज प्रेशर की डेफिनेशन पता है, ये P1 जो है ये एब्सोलूट प्रेशर कंसिडर करें, और ATM ATM ही कंसिडर होगा। तो गेज एब्सोलूट माइनस ATM, तो हमारे पास गेज प्रेशर का इक्वल आ जाएगा। रॉ आपको पता है, सारी डेंसिटीज पता है, ग्रेविटी की 9.81 पुट करेंगे, H1 H2 H3 भी पता है, यहाँ से आपके पास गेज प्रेशर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, और मेरा जो है वो मेहनत ज़ाया नहीं गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई मसला है तो मैं फिर भी बताने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फौरन बताएं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी दूर करूंगा। सो ये था हमारा लेक्चर भाई। इसके अंदर जो है हमने क्या क्या पढ़ा, ये भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने क्या किया भाई, ये माइनस के अंदर जब भी ये मरकरी लिया हुआ है, ठीक है। अब आप स्लाइड को देखेंगे, अब आपको आसानी होगी समझने में, पता है। अब ये नेगेटिव का रॉ मरकरी, और ये जो है वो सॉल्विंग फॉर P1 के लिए सॉल्व किस तरह करेंगे, ये हमने फिर से जो है वो P1 माइनस PTM, इन्होंने देखा नोट दैट पी गेज इक्वल टू P1 माइनस PATM। ये डेफिनेशन इनको इन्होंने हमें बताई भी है स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, एब्सोलूट माइनस डिफरेंस बिटवीन एब्सोलूट एंड ATM प्रेशर। तो हम गेज प्रेशर को पुट करके, और यहाँ से जो भी इसकी जगह गेज पुट करके, और यहाँ से G भी पता है, और सारे हमने पुट करके हमारे पास 48.9 kPa हमारा गेज प्रेशर आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो है वो न्यूमेरिकल समझ आया होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रेशर रिमेन्स सेम हॉरिजॉन्टल एंड सेम फ्लूइड फ्रॉम ट्यूब टू नेक। देखें ये वाली लाइन जो मैं आपको 1000 दफा बताना चाह रहा हूँ ना, हॉरिजॉन्टली
सेम फ्लूइड में, यानी ये वाला जो प्रेशर था हमने देखे, ये यहाँ से हम डायरेक्ट इधर आए थे, इस पॉइंट से हम डायरेक्ट यहाँ आए थे। क्यों आए थे? मैंने आपको बताया था, +5 -5 कैंसिल। और सेम फ्लूइड, ये चीज भी याद रखनी है भाई, इसमें बढ़नी मार देना। सेम फ्लूइड मतलब ऐसा ना होगा, यहाँ अगर यहाँ वाटर होता है यहाँ तक और यहाँ से ऑयल शुरू हो रहा होता, मैं कभी भी इस पॉइंट से यहाँ तक नहीं आ सकता था। नॉट एट ऑल। ओनली इन सेम फ्लूइड के अंदर ये काम होगा कि आप इस पॉइंट से डायरेक्ट इधर जा सकते हैं। क्या कहा मैंने? दोबारा सुन लें ताकि आप लोग जो है वो पेपर में मिस्टेक ना करें और मुझे बाद में गालियां ना दें। तो ये देखें, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। किस किस सूरत में? जब आपके पास फ्लूइड सेम हो। देखें ये ऑयल ही है पूरा, एज अ होल इट इज ऑयल। तो इसलिए आप इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट तक आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वाटर, यहाँ से यहाँ तक वाटर होता, लेट सपोज इस पॉइंट तक वाटर होता और यहाँ से ऑयल शुरू होता तो फिर मैं कभी भी इस पॉइंट से इधर नहीं आ सकता था। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमारी जो है वो लेक्चर काफी बड़ा हो गया है ये वाला। अच्छा जी, कंसिडर अ यूट्यूब हुज आर्म्स आर ओपन टू। वैसे अब ये खुद करना चाहिए आपको, वीडियो को पॉज करें और ये खुद करने की कोशिश करें, फिर बाद में भले आप आंसर टैली कर लीजिएगा। अब consider a U tube whose arms are open to the atmosphere. Now water is poured into the U tube from one arm and light oil raw equal to 790 kg per meter cube from the other. One arm contains 70 centimeter high water while the other arm contains both fluid with an oil to water height ratio of 4. Determine the height of each fluid in that arm. अब हमें हाइट ऑफ ईच फ्लूइड, हाइट निकालनी है ईच फ्लूइड की आर्म के अंदर। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर हमने हाइट निकालनी है। इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको वर्ड की डॉक्यूमेंट बनाया है आप लोगों के लिए। मैं मेहनत करता हूँ, बस दुआओं में याद रखा करें मुझे। ये रहा न्यूमेरिकल 2 हमारा, ठीक है। अब आप इसको जरा देखिए गौर से ना। ये भी हमारे पास ओपन टू एटमोसफेयर है, ये भी हमारे पास ओपन टू एटमोसफेयर है। दोनों एटमोसफेयर के ऊपर है, यानी यहाँ भी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यहाँ भी बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ये दोनों मेरे पॉइंट एक ही हैं। और मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट में जा सकता हूँ। तो यहाँ भी एटमोसफेयर प्रेशर सेम होगा और यहाँ भी एटमोसफेयर प्रेशर सेम होगा। आई होप कि ये क्लियर होगी बात आपको। क्या कहा मैंने कि दोनों ओपन टू एटमोसफेयर है, दोनों एंड ट्यूब के ओपन टू एटमोसफेयर है, तो ये वाला एटमोस्फेरिक प्रेशर भी सेम होगा और ये भी एटमोसफेयर है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो तो वो हमेशा सेम ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास पी एटीएम सेम है और हमें गिवन क्या है, एक और चीज इसने बताई हुई है हमें। यहाँ से यहाँ तक हाइट 70 सेंटीमीटर दी हुई है और ये H2O है। यहाँ से यहाँ तक H2O है और ये जो मैंने ये बनाया है ये ऑयल है, ठीक है। ऑयल की हाइट H3 है और H3 से नीचे HW2 यानी हाइट ऑफ वाटर 2 दी हुई है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, हमने जो है वो एच हाइट्स फाइंड करनी है, HW2 और ऑयल की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमें एक और ये जो चीज दी हुई है ना मजे की, H3 = 4 HW2, ये भी बड़ा अच्छा वो दिया हुआ है, इससे हम निकाल सकते हैं। अब P ATM इज इक्वल, सिंस P ATM इज इक्वल, तो अब हमें किस तरह मैं इक्वेशन बनाऊंगा, चले आप मेरे साथ इक्वेशन बनाएं। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पी एटीएम है, पी एटीएम से मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ वाटर के अंदर। तो ρGH प्लस का आ जाएगा, प्लस का आप जल्दी जल्दी करूंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्लस का ρGH2O हो जाएगा, ठीक है। फिर फिर क्या है, आप यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, ये जो हाइट दी हुई है ये 70 है ना, तो 70 सेंटीमीटर को आप 0.7 पुट कर देंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर है? बॉटम के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहुंच गए ना, दिस इज माई बॉटम, दिस इज माई बॉटम, तो ये बॉटम के बराबर है। अच्छा, अब दूसरी तरफ की इक्वेशन बना दें, ये तो पाइप की एक एंड की इक्वेशन है ना। यहाँ से चलें, P ATM प्लस ρGH3 ऑयल। अच्छा, प्लस क्यों आए क्योंकि नीचे गए, वो आपको मैं बता चुका। फिर दोबारा प्लस आएगा, प्लस का ρGH2 इक्वल टू बॉटम। दोनों इक्वेशन आ गए, इनको कंपेयर करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका देखा है वो बहुत इजी है, तो मैं आपको उससे करवाऊंगा। स्लाइड में ज़रा ना मुश्किल हुई भी है, तो टीचर इसलिए ही होते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि आपके लिए ज़िंदगी और मुश्किल बनाएं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। P ATM जो है वो, एज द प्रेशर इज इक्वल सो इजी अप्रोच टेक प्रेशर डिफरेंस। जो हमने पिछले सवाल में किया है, जो काम हमने अपने पिछले सवाल में किया है भाई, उसी उसी कॉन्सेप्ट को मैं चलाते हुए इस सवाल में भी करूंगा और देखेंगे आंसर कैसा सेम आएगा फटाफट, ठीक है। तो ये देखें, मैंने नीचे इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास क्या था कि भाई एटीएम मेरे पास सेम था, रॉ एटीएम मेरे पास सेम था। मैं जाता हूँ ऊपर और मैं इक्वेशन बना लेता हूँ,
ठीक है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ। इक्वेशन क्या होगी, अब आप मुझे बताना शुरू करें, हम यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। ये मेरे पास जो है वो एटीएम आ जाएगा, एटीएम प्लस का रॉ जी H2O, H2O है ना ये, तो रॉ H2O, डेंसिटी H2O की आएगी, ग्रेविटी आएगी, और ग्रेविटी के बाद H कौन सा आएगा, 70 सेंटीमीटर, यानी 0.7 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर हम जाएंगे, अब यहाँ से आप जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रॉ ऑयल H3 और रॉ H2O HW2 फिर आएगा, क्योंकि ये भी चीज़ कवर हो रही है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन कैसे बनी है। इक्वेशन आप खुद बना लीजिएगा, देखें, प्लस का रॉ ऑयल GH3, प्लस का रॉ HWGHW2, और माइनस का रॉ H2O। अच्छा, ये यहाँ पे एक और सवाल बच्चों का आता है कि भाई सर, हम जरूरी है कि हम यहीं से शुरू करें, मैं यहाँ से भी तो शुरू कर सकता हूँ अपनी इक्वेशन बनाना, जरूरी है कि यहाँ से ही शुरू करना? नो बेटा, इट्स अप टू यू। आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर आप ऊपर जा रहे होंगे ना, यहाँ इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट से ऊपर जा हम्म। रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं। आपकी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैं जल्दी से बस लेक्चर खत्म करता हूँ फिर। अच्छा जी, ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन आप रॉ PATM के बराबर है, क्योंकि ओपन एंड थे दोनों। PATM दोनों इक्वल हैं, ये देखें, ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा, PATM दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल थे, कैंसिल हो गए। आपके पास इक्वेशन ये बची। ठीक है, आप रॉ, आपको डेंसिटी ऑयल की पता है, H2O की पता है, पता नहीं है तो HW2 नहीं पता। H3 किसके बराबर था? H4HW2 के बराबर था। तो आप 4HW2 जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे H3 की जगह, और यहाँ भी HW2 है। आपको सारी चीजें नोन है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ HW2 चाहिए। यहाँ से आप HW2 निकाल लेंगे, HW2 यहाँ से आ जाएगा। HW2 जब यहाँ से आएगा तो H3 = 4HW2 इक्वेशन है, HW को यहाँ पुट करेंगे तो H3 भी आ जाएगा। इस तरह आपने HW2 भी फाइंड कर लिया और H3 भी फाइंड कर लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और ये वाला लेक्चर भी समझ आया होगा। तो दिस इज द लेक्चर। और इसके बाद जो है वो इसके अंदर देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल सॉल्यूशन है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं इससे भी। अब पास्कल लॉ देख लें, द प्रेशर अप्लाइड टू अ कॉन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर थ्रू आउट बाय द सेम अमाउंट। प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, P F1/Area 1। ठीक है, तो ये लिफ्टिंग ऑफ अ लार्ज वेट बाय अ स्मॉल फुट बाय द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला प्रिंसिपल, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो दिस इज द लेक्चर, दिस इज माय टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग ने एंजॉय भी किया होगा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोग जो है वो अच्छे से इसको कवर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं थर्मोडायनामिक्स के और अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। सो जब तक के लिए अपने सर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।